ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस ब्रेकडाउन, कि जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल में टूट जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन एनर्जी कितनी प्राप्त होती है, 2 ATP और 2 NADH प्राप्त होते हैं। अब देखो कि ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, तो इसमें क्या होता है, 2 ATP बनती हैं और 2 NADH बनते हैं और 2 मोल पायरुविक एसिड के बनते हैं। और पायरुविक एसिड क्या होता है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में क्या होता है कि इसे EMP पाथवे भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे एम्ब्रेन मेयरहोफ और पार्नस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, साइटोसोल में होती है। इसमें कुल कितने स्टेप होते हैं, 10 स्टेप होते हैं तथा 10 ही एंजाइम प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें कोई भी CO2 नहीं बनती है, इसलिए इसे पार्शियली ऑक्सीडेशन कहा जाता है। यह एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में उपस्थित होती है। यह ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करता है तथा इस पर ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो इसे EMP पाथवे भी कहा जाता है ग्लूकोज को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे एम्ब्रेन मेयरहोफ और पार्नस, देखो इसे EMP पाथवे भी कहा जाता है। इसे एम्ब्रेन मेयरहोफ एंड पार्नस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। लोकेशन साइटोसोल में होती है। इसमें कितने स्टेप होते हैं, 10 स्टेप होते हैं तथा 10 ही एंजाइम प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें कोई भी CO2 फॉर्म नहीं होती है, इसलिए इसे पार्शियली ऑक्सीडेशन कहा जाता है। यह एक यूनिवर्सल प्रक्रिया होती है जो सभी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल हो गई, यूकैरियोटिक सेल हो गई, प्लांट सेल हो गई या एनिमल सेल हो गई। यह ऑक्सीजन पर, जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है, यह ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करती है तथा इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो हम नेक्स्ट देखेंगे। देखो अब हम इसके पढ़ते हैं स्टेप ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितने स्टेप होते हैं, 10 स्टेप। अब देखो पहला स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये हो गया कि ग्लूकोज ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाएगी। अब देखो इसमें 1 ATP का यूज किया जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या, ये तो हो जाता है इसका फर्स्ट स्टेप। हाँ एक चीज़ कि ग्लूकोज का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, कि ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बना देंगे हम। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP का यूज करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। तो ये इसका क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में बदल जाता है। इस स्टेप में भी ATP का यूज होता है और ये इसका ग्लाइकोलाइसिस का थर्ड स्टेप होता है तथा यह स्टेप भी इरिवर्सिबल होता है। अब देखो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखो कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टूट जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल जाता है। तो इसके हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल। देखो मैं दोबारा बताता हूँ आपको, क्या ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस एंजाइम की उपस्थिति में बदलता है, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसमें भी क्या होता है, 1 ATP खर्च होती है। ये इसका क्या होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप होता है।
सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। थर्ड स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस के में क्या होता है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एटीपी का यूज करके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में बदलता है। अब फोर्थ स्टेप होता है, देखो इसमें क्या होता है फोर्थ स्टेप में कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एवं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल जाता है। अब फिफ्थ स्टेप में क्या होता है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल जाता है। तो इस प्रकार कितने वो हो गए, दो मोल प्राप्त हो गए हमें ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की। अब देखो कि छठे स्टेप में क्या होता है कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट NAD+ का यूज करके ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो दोबारा सुनो, छठे स्टेप में कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। तो इसके भी दो मोल प्राप्त होते हैं। अब देखो सेवंथ स्टेप में क्या होता है कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या होता है 2 ATP बनती हैं। अब देखो 8th स्टेप में क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस के में कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बदलता है। ये इसका ग्लाइकोलाइसिस का 8वां स्टेप हो गया। अब देखो 9वें स्टेप में क्या होता है कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बदलता है या कन्वर्ट होता है। अब देखो 10th स्टेप में क्या होता है कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुवेट में बदल जाता है। इसमें भी हमें 2 ATP प्राप्त होती हैं। अब देखो आपके लिए कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि 2 ATP यहाँ पर पहले खर्च हो रही हैं और उसके बाद जो 7th स्टेप है उसमें कितनी बन रही है 4 ATP। तो 2 हमारी इसमें खर्च हो गई, तो ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितनी ATP बनती है 2 ATP बनती है और 2 NADH बनते हैं। अब देखो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो अगली नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होती हैं और क्या क्या होता है। अब देखो कि सबस्ट्रेट ग्लाइकोलाइसिस में कौन से सबस्ट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज सबस्ट्रेट काम में लेते हैं, 2 ATP यूज की जाती हैं, 4 ADP, 2 NAD+ और 2 PI। प्रोडक्ट क्या बनता है 2 पायरुवेट के एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट के अणु बनते हैं, 2 ADP, 4 ATP और 2 NADH बनते हैं। इसमें क्या होता है एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट और थर्ड, जहाँ मतलब ATP खर्च हो रही है तो उसे बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। तो पहले और तीसरे स्टेप में एनर्जी खर्च होती है। एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज 7th और 10th स्टेप में क्या होती है हमें एनर्जी प्राप्त होती है। NADH फॉर्मिंग स्टेप कौन सा होता है 6वां स्टेप होता है, जहाँ 2 NADH बनते हैं। इसके बाद रेट लिमिटिंग स्टेप या मैन कंट्रोल स्टेप कौन कौन से होते हैं। एक तो 3rd स्टेप होता है जिसमें कौन सा एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में बदल देता है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में बदल देता है। इरिवर्सिबल स्टेप कौन से होते हैं हमारे ग्लाइकोलाइसिस के, फर्स्ट स्टेप होता है, 3rd स्टेप होता है और 10th स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त किया जाता है, या तो ग्लूकोकाइनेज लेंगे या हम लेंगे हेक्सोकाइनेज, ठीक। 3rd स्टेप में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज लेंगे और 10th स्टेप में पायरुवेट काइनेज। अब देखो
जल रिमूवल स्टेप के वाटर को रिमूव कौन से स्टेप में किया जाता है? 9th स्टेप में। 9th स्टेप में किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी एनर्जी ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस के ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा कुल कितनी एनर्जी बनती है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज से कितनी एनर्जी बनती है? 2 ATP बनते हैं और 2 NADH बनते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, 7 ATP बनती हैं, 2 ATP SLP पाथवे के द्वारा, 5 बनती हैं OP पाथवे के द्वारा। देखो SLP का मतलब होता है डायरेक्ट ATP बनती हैं 2 ATP, और 5 ATP जो NADH के द्वारा बनती है ना, उसे बोलते हैं OP मेथड के द्वारा बनती हैं। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है कि SLP के द्वारा 2 ATP बनती हैं। तो इस प्रकार ग्रॉस ATP कितनी होती हैं? 4, और नेट हमें कितनी प्राप्त हुई हैं? 2 ATP इसमें प्राप्त होती हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में रेगुलेशन पढ़ेंगे हम। रेगुलेशन जो इरिवर्सिबल स्टेप है ना, उन पर ही ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन निर्भर करता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है किस एंजाइम की उपस्थिति में? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। थर्ड स्टेप में क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। 10th स्टेप में क्या होता है, पैप मतलब फॉस्फोइनोल पायरूवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरूवेट में बदल जाता है। अब हम इसके रेगुलेशन की बात करेंगे कि इन एंजाइमों के लिए कौन कौन से पॉजिटिव रेगुलेटर चाहिए और कौन कौन से नेगेटिव रेगुलेटर चाहिए। अब देखो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है ना, इसके लिए इसके एक्टिवेटर और इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं। अब देखो इसके पॉजिटिव रेगुलेटर, जिसे हम एक्टिवेटर भी कहा जाता है, पॉजिटिव रेगुलेटर होता है इसका EMP, और इसका इनहिबिटर या नेगेटिव रेगुलेटर होते हैं ATP और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वे हेक्सोकाइनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे और वो प्रोसेस है वो आगे नहीं होगी। अब देखो पायरूवेट काइनेज के एक्टिवेटर होते हैं EMP, ADP, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इसके इनहिबिटर होते हैं ATP एसिटिल कोएंजाइम और एलानिन। तो देखो हेक्सोकाइनेज के एक्टिवेटर EMP, इनहिबिटर ATP और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पायरूवेट काइनेज के एक्टिवेटर EMP, ADP, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और इनहिबिटर हो जाते हैं इसके ATP एसिटिल कोएंजाइम एलानिन। अब देखो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के एक्टिवेटर EMP और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, जबकि इसके इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं ATP, सिट्रेट और H+। थैंक यू।